मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। अभी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं और अक्सर मैं कहता हूं, उस पर मैं हमेशा टिका रहता हूं कि किसी भी स्थिति में व्यक्ति की चर्चा मुझे नहीं करनी। और कई बार आप लोग कहते भी हैं कि फलाना व्यक्ति है, ढमाका व्यक्ति है, उसने कुछ ऐसा किया, उस पर आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति लगातार हिंदू विरोधी टिप्पणी करता है, देश विरोधी टिप्पणी करता है, देश को कमज़ोर करने की कोशिश करता है, उस पर आप बात क्यों नहीं करते हैं। तो मेरा जवाब हमेशा एक होता है कि जिस दिन मुद्दा लगेगा, जिस दिन लगेगा कि हाँ, देश के इस मुद्दे के लिए उसकी चर्चा करनी चाहिए, तो मैं करूँगा। और इसीलिए आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो लगेगी व्यक्तिवादी चर्चा है, लेकिन व्यक्ति की चर्चा कतई नहीं। वो चर्चा पूरी तरह से देश की, और जो मैं बार बार कहता हूँ कि देश का सार्थक सकारात्मक विमर्श, ये मेरा एजेंडा है। मेरा अपना कोई एजेंडा नहीं, मेरा देश का एजेंडा है। और चूंकि मैं प्रयाग आया हुआ था तो मैंने वो वीडियो देखा। वीडियो है रवीश कुमार का। रवीश कुमार ने एक वीडियो बनाया है कि क्या LIC में लूट चल रही है, क्वेश्चन मार्क लगा के, और LIC लिख के उसमें मुकेश अंबानी और गौतम अडानी उनके चित्र लगा दिए। उनका अपना चित्र तो है ही। अब मुझे लगा कि जो कुछ उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, जरा उस पर बात कर लेनी चाहिए। और उसको वो इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे LIC को सरकार प्रेशर डालकर, यानी दबाव डालकर बर्बाद कर रही है। क्या LIC को भारत सरकार, यानी सीधे सीधे कहें नरेंद्र मोदी की सरकार, वो बर्बाद कर देना चाहती है? वो रिलायंस में और अडानी समूह में जो पैसे लग रहे हैं LIC के, वो ऐसा कुछ है? क्या सचमुच वो इतना जोखिम भरा है, इतना खतरनाक है जिसको लूट कहा जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है और उसी बड़े सवाल का जवाब हम खोजने की कोशिश करें। अब जो कुछ तथ्य है मैं उसी पर बात करूँगा। सबसे पहले तो ये कि LIC देश का सबसे बड़ा जीवन बीमा का काम करने वाला संस्थान है। हम सब ने LIC की पॉलिसी ली होगी और बहुत शानदार तरीके से काम करता रहा है। लेकिन क्या LIC पहले ऐसे किसी निवेश को नहीं करता रहा है जिसको हम कॉर्पोरेट कह दें या दूसरी जगह कह दें, या स्टॉक्स में निवेश वो नहीं करता रहा है? अब जैसे ही ये कहते हैं तो जरा समझना चाहिए 2010 से 2013 के बीच में क्या था। बार बार ये कहा जा रहा था कि बड़ी मुश्किल हो रही है, पब्लिक सेक्टर बैंक का NPA हो रहा है, कोल एनर्जी, पावर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर वो पूरी तरह से मुश्किल में आ गया। बहुत सी चीज़ें ऐसे कही जाती थी और चूंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती थी कि भाई काम नहीं हो पा रहे थे, कुछ नहीं हो पा रहा, तो आपको याद होगा कोल इंडिया, NTPC, ONGC, भेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इस सब में मुश्किलें आती थी। लेकिन क्या LIC का इन सब में निवेश नहीं था? क्या LIC ने इन स्टॉक्स में पैसे नहीं लगाए? और ये कोई कहने की बात नहीं है कि LIC है क्या, इसको समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। क्योंकि LIC 55 लाख करोड़ की कंपनी है, 55 लाख करोड़। ये जरा समझिए इसको कि LIC है क्या, सबसे पहले ये समझिए, तब मैं आता हूँ उस विषय पर आऊँगा। भारत सचमुच अगर किसी एक कंपनी से सबसे ज़्यादा एकदम बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ है तो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। और जिसको कहा भी जाता है, उनका टैगलाइन है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी वो रहते हैं। अब LIC की साख क्यों कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? क्या ये भारत के संस्थान भारत को कमजोर करने की कोशिश है? ये बड़ा जरूरी है समझना। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि LIC ये सब कह रहा है, तो क्या कभी तुलना होती है कि दूसरी ऐसी चीजें वो भी उसी तरह की कंपनियों में निवेश करते हैं, उसी तरह के फंड वो चलाते हैं, चाहे वो HDFC लाइफ हो, SBI लाइफ हो, HDFC हो, ICICI हो, कोटक हो, दूसरे जो म्यूचुअल फंड है वो भी तो उसी तरह से निवेश करते हैं ना, उसी तरह की कंपनियों में निवेश करते हैं। फिर बार बार LIC का नाम लेकर ऐसा क्यों किया जाता है, जबकि LIC बहुत कड़े नियमों के साथ चलता है। उसकी अपनी एक पूरी फर्म है, बड़े, और उसकी क्या सबकी होती है, मतलब LIC पर हमला हो रहा है इसलिए LIC की बात कर रहे हैं। और LIC ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी एक ग्रुप में अपने फंड का 1% से अधिक कर दे। इसको जरा समझिए, जो मैं कह रहा हूं इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या कर रहा है। LIC किसी भी कंपनी में, किसी भी कॉर्पोरेट समूह में 1% से ज्यादा, यानी उसका जो टोटल फंड है उसके 1% से ज्यादा नहीं कर सकता है।
अब ये तथ्य जब आपको ध्यान में आएगा तो लगेगा अरे तब फिर क्या दिक्कत है। कोई भी निवेश जब होगा तो जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है IRDAI, उसके नियमन नियंत्रण से जाना पड़ेगा उसको। जो LIC का बोर्ड है उसको अप्रूवल देगा, उसकी एक एक छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों की भी जानकारी ली जाएगी, इसको समझिए। और उनके पास अपने एडवाइजर्स भी होते हैं जो उनको सलाह देते हैं। क्या सचमुच कोई एक अधिकारी, एक नेता, कोई सरकार ऐसे LIC की जो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है उसको चेंज कर सकती है? नहीं कर सकती है। और क्या LIC सिर्फ अडानी में लगा दिया है? आपने आज तक सुना होगा अडानी अडानी तो सब बड़ा चिल्लाते हैं, गौतम अडानी की बात करते हैं, अडानी समूह की बात करते हैं। क्या आपने कभी ये सुना उन कंपनियों का नाम इन रवीश कुमार जैसे लोगों के मुंह से? और मुझे तो लगता है ना कि वो जो NDTV की सुख वाली नौकरी थी, बिना किए करोड़ों रुपए मिल रहे थे इसको, बिना कुछ किए। शाम को आके एक झूठ वाला प्रवचन करना था, कोई तथ्य नहीं होता था, कोई तर्क नहीं होता था। कभी जोकर बिठा लिया, बाद में कहा कि ये मीम मटेरियल हैं, कभी बर्फ की सिल्ली दिल्ली में है उसकी बात कर लिया। मतलब सिर्फ अफवाहों पर चलने वाला आदमी। क्या उसने कभी आपको बताया कि 300 से ज्यादा 300 प्लस जो देश की सबसे बड़ी कंपनीज हैं उनमें LIC का निवेश है? उसमें अडानी आता है, उसमें रिलायंस आता है, उसमें टाटा आता है, उसमें बिरला आता है, उसमें दूसरी ऐसी सारी कंपनियां आती हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा समूह नहीं है जिसमें LIC का निवेश नहीं हो। और चूंकि LIC इस तरह से करता है, अनुशासित तरीके से करता है, बहुत सोच समझ के करता है, विशेषज्ञों का समूह है, इसीलिए उसका ये जो निवेश है उस निवेश पर उसको पैसे आते हैं। कई बार उसके पैसे बहुत बढ़ जाते हैं। अब इसको जरा आप समझिए, 2014 से अभी तक की अगर बात करें, समझिए। अब चूंकि इसको मोदी एरा कहते हैं ना, आफ्टर 2014, मई 2014, और कहते हैं कि भाई अभी तो अडानी के लिए सब कर दिया जा रहा है। तो जरा आप समझिए, LIC ने अपना जो उसका इक्विटी पोर्टफोलियो था, यानी जो शेयर में वो निवेश करते हैं, जो पैसे लगाते हैं, 1,50,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़ का इक्विटी पोर्टफोलियो था 2014 में। आज कितना है? कल्पना कीजिए, आप जरा सोचिए, आप अनुमान लगाइए, 10 गुना बड़ा हो गया। अब जरा सोचिए, जिस कंपनी के निवेश, जिस कंपनी का इक्विटी पोर्टफोलियो वो 10 साल में 10 गुना बढ़ जा रहा हो, आप उसके ऊपर ये सारी चीजें कह रहे हैं। और वो कभी भी ऐसी जगह पैसे नहीं लगाता जहां डूबने का खतरा हो। इसको समझिए, वो अडानी टाटा रिलायंस देख के नहीं लगाता है। वो जो रेटिंग है, जो मानक है, जो सबसे सर्वोच्च रेटिंग होती है, उसके आधार पर ये करता है। लेकिन LIC पर हमला क्यों करना है? क्यों हमला करना है? इसलिए करना है क्योंकि उनको लगता है कि इसके बहाने हम देश को कमजोर कर सकते हैं। उसके बहाने जब हम अडानी पर हमला करेंगे, रिलायंस पर हमला करेंगे तो ये कर सकते हैं। उसके बहाने हम नरेंद्र मोदी को कमजोर कर सकते हैं। अब ये वो लोग थे जिनको लगता था कि किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आएगा। उसके बाद इनको लगने लगा कि किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी सत्ता में टिकेगा नहीं। उसके बाद इनको लगने लगा कि नरेंद्र मोदी सत्ता में टिक भी जाएगा तो अराजकता हो जाएगी। उसके बाद इनको लगने लगा कि जब नरेंद्र मोदी की पार्टी के नंबर 272 से नीचे आएंगे तो वो टिक नहीं पाएगा। सब बेकार चला गया, उनकी कुंठा, उनकी पीड़ा। इसीलिए कभी वो अमेरिका में महीनों महीनों रहते हैं, पता नहीं किससे क्या क्या सीखते हैं। अब 2017 से LIC ने कितना निवेश किया है जरा सोचिए। 2017 से LIC ने अडानी समूह में 31,000 करोड़ का निवेश किया, 31,000 करोड़। टोटल कितना है वैल्यू? 65,000 करोड़। तो क्या हुआ? 31,000 करोड़ का निवेश किया है, टोटल वैल्यू है 65,000 करोड़। क्या हुआ? क्या नुकसान हो गया क्या? ये तो दुगने से ज्यादा की वैल्यू हो गई, दुगने से ज्यादा की वैल्यू हो गई। और इसको कहते हैं ना कि LIC जो कर रहा है उसको पता है कि क्या करना है, बल्कि दूसरी कंपनियों को नुकसान अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से होता रहता है। दुनिया का जो सबसे बड़ा फंड है ब्लैक रॉक, दुनिया का सबसे बड़ा फंड है, उसने भी अडानी ग्रुप में निवेश किया है भाई। अब ये कहने की बात है, बताने की बात है, लोगों के दिमाग में समझ आने की बात है। सबसे बड़ा जो दुनिया का लार्जेस्ट फंड है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फंड ब्लैक रॉक, उसने इन्वेस्ट किया अडानी ग्रुप में। जो जर्मनी का लार्जेस्ट बैंक है उसने किया है, BNP परिवार हो, बार्कलेज हो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो, कौन नहीं कर रहा है निवेश? और ये क्यों करते हैं? ये क्या कोई अडानी से इनकी रिश्तेदारी है क्या कि गौतम अडानी कहते हैं कि अरे भाई जरा मुझे कुछ पैसे दे दो?
ऐसा नहीं होता है। उनको लगता है जिस कंपनी का पोर्टफोलियो बेहतर है, जिस कंपनी के फंडामेंटल से स्ट्रांग, फंडामेंटल मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल मतलब हुआ उसके हाथ में कुछ ऑर्डर है, कुछ काम करेगा, कुछ फिजिकल है। और अडानी के पास तो पोर्ट से लेके एयरपोर्ट तक और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कमाल का काम वो कर रहा है। लेकिन फिर भी संदेह पैदा करना है, संदेह छोड़ देना है, ऐसे कर देना है कि लगे कि अरे बड़ी मुश्किल हो रही है। और यही वो लोग थे जो देश के उद्योग को पीछे धकेलना चाहते हैं, देश के उद्योग धंधों को पीछे धकेलना चाहते हैं। अब वो तो पता है भाई, अभी अच्छा मान लीजिए देश तरक्की करेगा, क्या होगा? सड़क बढ़िया बनेगी, हवाई अड्डा बढ़िया बनेगा, बंदरगाह बढ़िया बनेगा, पुल बढ़िया बनेंगे, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर है वो बढ़िया जाएगा। अब आपको हर शहर चमकता दिखता है तो पावर सेक्टर बहुत अच्छा होगा, पावर सेक्टर में सोलर वाला भी बढ़िया होगा। अब सोलर में अगर अडानी जाएगा तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ना, ये मेरे घर की छत पर सोलर लगा हुआ है, हम भी सोलर लगा लिए हैं, प्रयाग वाले घर पे हमारे सोलर भी लगा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? जहां आपको गुंजाइश दिखती है बेहतरी की, वहां ये जाते हैं। और इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या दुनिया में ये प्रैक्टिस नहीं है? तो वॉरेन बफे की कंपनी है बर्कशायर हैथवे, वो हर आदमी वॉरेन बफे वॉरेन बफे वॉरेन बफे कहता रहता है। आप जानते हैं वॉरेन बफे की ही कंपनी नॉर्थ अमेरिका यानी यूएस और कनाडा, यहां पर जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं उन सब में उनकी हिस्सेदारी है, करता ही आदमी। अब अगर इलेक्ट्रिक का मामला आ रहा है और इलेक्ट्रिक जनरेशन पावर प्लांट्स हैं, चाहे कोल से हो, चाहे नेचुरल गैस से हो, चाहे हाइड्रो से, वहां आदमी करेगा ही करेगा। सोलर विंड में लगाएगा ही लगाएगा पैसा, नेचुरल गैस में लगाएगा ही लगाएगा। ये सारे काम होते हुए दिखते हैं। और चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बर्कशायर का हैथवे का निवेश है, 20% के आसपास का उनका जो प्रॉफिट है वो इसी से आता है, 20% के आसपास का। समझिए, अब जाहिर है भारत में तो बहुत बड़े लार्जेस्ट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लेयर हैं नहीं, वो मुश्किल है और इसीलिए उन पर हमला किया जाता है। चूंकि ये कंपनियां हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़ी चीजों को रन करती हैं, ट्रांसमिशन लाइन है, रिन्यूएबल एनर्जी है, बड़े एनर्जी नेटवर्क हैं, पोर्ट्स हैं, लॉजिस्टिक चेन है, रोड है, एयरपोर्ट है, और इन सब की जो रेटिंग है वो AAA है, यानी इनकी रेटिंग भी ऐसी है जिसको दुनिया के किसी भी हिस्से से नहीं कहा जा सकता कि वो नहीं है। समझिए, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2014 से LIC ने जहां निवेश किया 1.5 लाख करोड़ से 15,50,000 करोड़ पे पहुंच गया। तो इन लोगों की मुश्किल क्या है? इसका मतलब कि ये लोग वही चाहते हैं कि किसी भी तरह से फंसा दिया जाए। समझिए, और इसीलिए मैंने कहा कि आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश की जो बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं, अडानी समूह जैसी, हमारे देश के वो लोग जो देश की तरक्की की जो नई कहानी लिखी जा रही, जिसको मैं बदलता भारत कह रहा हूं, जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत ऊंची है, जिनका बिजनेस स्टेबल है, जिनके पास बहुत कुछ है, उस पर क्यों कहते हैं ये झूठ बोला जा रहा है? रवीश कुमार जैसे लोग NDTV से निकाल दिए गए, वो सुख वाली नौकरी थी, अडानी ने खरीद लिया क्योंकि कर्जा था प्रणव रॉय के ऊपर, वो भी तो उनको उसका दिक्कत होता है। इसको समझिए आप। और LIC कोई दान खाते में नहीं देता है कि चलो सुबह सुबह मोदी जी ने फोन किया कि चलो ठीक है भाई गौतम भाई की कंपनी में जरा लगा देना। ऐसे थोड़ी ना होता है यार, तमाशा करते हो क्या? मूर्ख खुद हो, दुनिया को मूर्ख समझते हो। अच्छा, इस आदमी को न तो रवीश कुमार को मूल रूप से राजनीति की समझ है, न तो अर्थशास्त्र की समझ है। अब होता क्या है, कोई आदमी कुछ कुछ करता रहता है, बड़ा हो जाता है तो किसी बोल लेता है। जैसे आप समझिए कि अब अगर मतलब दलेर मेहंदी बहुत अच्छे गायक हो गए तो राजनीति पर भी बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, अर्थव्यवस्था पर भी बोले, लेकिन क्या उसका उनको ज्ञान नहीं है? और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं ये कह दूं, बार बार मैं इसको याद दिलाता हूं, मैं मूलतः अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BCom और MA इकोनॉमिक्स किया हुआ है। मैंने कई ऐसे कोर्सेज किए हुए हैं। मैं मतलब ये कोई बताने का कोई अलग से नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जानबूझकर भारत की ऐसी कंपनियों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, जिनका बड़ा काम है, उनको निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। और राहुल गांधी भी उसी एजेंडे पर लगे रहते हैं। फिर ये देखिए शुरू हो रहा है ना, अभी क्या संसद सत्र शुरू हो रहा है, अब इनको मिल गया है, राहुल गांधी चिल्लाना शुरू कर देंगे, बार बार पूंजीवाद पूंजीवाद कहते हैं। क्यों भैया, करोड़ों के पैकेज पे क्यों थे? वो भी तो पूंजीवाद ही था कि नहीं था? वो पूंजीवाद
ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश की जो राजनीति है वो राजनीति बिना विकास के नहीं चल सकती। और एक बार फिर से समझिए, जब आप अडानी पर निशाना लगा रहे होते हैं तो अडानी के पास 25% ऑफ इंडियाज कंटेनर ट्रैफिक वो अडानी के पास है, 30% ऑफ एयरपोर्ट पैसेंजर कैपेसिटी वो अडानी के पास है, 50% SEZ मैनेजमेंट वो अडानी के पास है, फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रीन एनर्जी नेटवर्क वो अडानी के पास है, देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर वो अडानी ग्रुप संभालता है। और चूंकि ये सब कुछ वो करता है, और एक बार मैंने पहले भी बताया है, फिर से बताता हूँ कि वो ममता जी हों, पिनराई विजयन हों, भूपेश बघेल हों, अशोक गहलोत हों, जब भी जो सत्ता में रहा वो अडानी के साथ होता है। जब सत्ता चली जाती है तो अडानी को गालियां देने लगता है, उसको लगता है कि गौतम अडानी को सब कुछ नरेंद्र मोदी के कहने से मिलता है। ऐसा है नहीं। और रवीश कुमार को वो दर्द जा नहीं रहा है। ये आदमी बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मतलब जब इस तरह की बातें करता है ना, लूट हो गई, तो ये अनपढ़ दिखता है मुझे। कोई कह देगा कि वो बहुत पढ़ता है, पढ़ता होगा भाई, लेकिन कतई अर्थशास्त्र की समझ नहीं है। और राजनीति की समझ का तो मैं क्या कहूँ, अभी आपने देखा ही था कि दो उस धड़े के पत्रकारों के बीच में झगड़ा हो गया था बिहार चुनाव के बाद, क्योंकि एक दूसरे को मतलब एक जो है वो रवीश कुमार को पत्रकार मानता ही नहीं है। सब कहते हैं कि ये तो प्रणव राय ने नौकरी पे रखा था और धीरे धीरे एंकर बना दिया, फिर ये बड़ा बन गया, कुछ कुछ रिपोर्ट जाके करता था, लेकिन इसको न राजनीतिक समझ है और न ही आर्थिक समझ है। ये आपको स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी था। अब नौकरी चली जाने का दर्द आप इस तरह से निकालेंगे। अब तो अच्छे पैसे कमा रहे हो भाई, जब शेयर बिके थे तुमको भी शेयर बहुत मिला था, बहुत पैसा है तुम्हारे पास, करोड़ों है, फिर भी देश का ही नुकसान करोगे? मत करो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।